उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि गणित भाग 1 का हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और आज हम लोग पहले प्रकरण का अर्थात 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का समीक्षा करेंगे। एक बार हम लोग का ये सिलेबस हो गया बच्चों, फिर से एक पुनरावर्तन के लिए आपको फिर से बताएंगे कि उसमें से कौन से सवाल आएंगे और कौन से सवाल कम किए गए हैं इस साल के लिए। तो बच्चों, जैसा कि पहले चैप्टर की बात है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे पहले कि कौन से चीजें इस साल नहीं आएंगी या उसको कम की गई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रेड पेन से क्रॉस किया हुआ है, कट किया हुआ है, वह इस साल आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो उन सवालों को आप लोग कट कर लीजिए कि ये सवाल इस साल एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आप जैसा कि देखेंगे पहले चैप्टर में 1.1 में यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला सवाल ये पूरी तरह से कट किया हुआ है कि यह सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इस सवाल को आपको नहीं पढ़ना है। 1.1 में ही आगे हम लोग देखेंगे जो सवाल नंबर दूसरा दिया है उसके अंदर टोटल 8 सवाल है। उस 8 सवाल में से आपको 1 से लेकर के 6 सवाल तक ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना कौन सा है, सवाल नंबर 7वां और 8वां सवाल। 1.1 में सिर्फ 7वां और 8वां सवाल आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद 1.2 में हम लोग देखेंगे कि जहां पे आपको सारणी पूर्ण करनी है और आलेख विधि से सवाल को सॉल्व करना है। तो 1.2 यहाँ पे यह पूरा टॉपिक रहेगा, इसमें से कुछ कट नहीं किया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह सारणी भरना है, आपको x और y में से किसी एक का मान दिया रहेगा और सारणी आपको फिलअप करनी है। तो यह 2 नंबर के लिए एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2A जो है उसमें ये जो एक और एक दूसरा सवाल दिया है इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है एक्टिविटी बेस में। और दूसरा सवाल जिसमें जो दिया हुआ है कि आलेख विधि से युगपत समीकरण को सॉल्व करना है। तो 1.2 ये पूरा पढ़ाई करना है आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्टिविटी बेस्ड के भी क्वेश्चन है और 3 से 4 नंबर के लिए आपको आलेख विधि का सवाल पूछ सकता है। आगे देखते हैं 1. तो ये भी आपको पूरा सॉल्व करना है, उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है, मतलब सारे सवाल उसमें आएंगे। यहाँ पे आप जैसा दिख रहे हैं 1.3 में आपको निश्चयक के मान ज्ञात करने हैं और क्रैमर पद्धति से सवाल को सॉल्व करना है। 1.4 में आप देखेंगे कि पूरा कट किया हुआ, आप देखिए रेड मार्कर से पूरा कट किया, मतलब 1.4 आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एक भी सवाल के नहीं करना है। 1.4 इस साल यह एग्जाम में नहीं आएगा। और उसके बाद 1.5 जहाँ की युगपत समीकरण का उपयोजन दिया हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट है और ये पूरा रहेगा। 1.5 इसमें यह पूरा सवाल आएगा और इसके अंदर आप देखेंगे कि 6 सवाल दिया हुआ है। 1.5 में 6 सवाल टोटल दिए हुए हैं और ये 6 सवाल अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो ये आपको पूरा करना है। 1.5 के सारे सवाल करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि 1.1 में सिर्फ 2 ही सवाल है, सवाल नंबर 7वां और 8वां। 1.2 1.3 पूरा रहेगा, 1.4 में कुछ भी नहीं आएगा और 1.5 पूरा रहेगा। अब इस टॉपिक में और इसके अंदर एक चीज और है जो आपको करनी है। प्रश्न प्रश्न संग्रह में ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसमें 5 ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों, इसमें जैसा कि आपने देखा कि इस चैप्टर में से आपको 1.4 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 1.1 के पहला और दूसरे के 6 सवाल, पूरे सवाल उसमें नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ 1.1 में सवाल नंबर 7वां और 8वां ही पढ़ना है।
तो अब पहले चैप्टर से जो सवाल हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं वह सवाल आप देखेंगे जैसे कि 1.1 में है। इस बार ये आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है कि 1.1 के जो सवाल परीक्षा में पूछेगा वह 9th क्लास में भी हमने पढ़ाई किया है उसकी, उस टाइप के सवाल की, और 10वीं क्लास में भी है। और वो सवाल बहुत ही आसान रहता है उसको सॉल्व करना। जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे कि ये आप देखिए सवाल नंबर 7वां और 8वां। इस सवाल को हम लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10वीं क्लास में भी वही चीज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह 7वां 8वां एक ही टाइप का सवाल है, एक ही तरीके से सॉल्व करना है कि आपको पहचानना रहेगा कि इसमें अंकों का स्थान परिवर्तन करके दिया रहता है। जैसे 99x 101y बराबर 499, और दूसरा समीकरण देखेंगे तो x के जगह पे 101 लिख दिया है प्लस y के जगह पे 99y और बराबर 501, अर्थात अंकों का स्थान परिवर्तन हुआ है। और यहाँ भी वो इसी देखेंगे, यहाँ 49x माइनस 57y था, और यहाँ पे क्या कर दिया, x के जगह पे 57 और y के जगह पे 49, अर्थात अंकों का अदला बदली किया है या स्थान परिवर्तन किया है। तो इस टाइप के सवाल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, और जो जोड़ने और घटाने के बाद समीकरण प्राप्त होता है उसको सॉल्व करके हम लोग x और y के मान ज्ञात करते हैं। और इसमें और जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया यहाँ पे 1.2 में, जो कि एक्टिविटी बेस्ड सवाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2A में आपको x और y के मान दिए रहेंगे और चार ब्रैकेट दिए रहेंगे, उसमें आपको मान भरना रहेगा। और वो चारों ब्रैकेट के हर ब्रैकेट के लिए आधा आधा मार्क्स रहता है, तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा इसमें दिया है आलेख विधि से बनाना, मतलब ग्राफ से आपको समीकरण सॉल्व करने हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि निश्चय के मान और क्रैमर नियम करना है। तो बच्चों कल हम लोग ने निश्चय के मान, क्रैमर नियम, आलेख विधि से सॉल्व करना यह देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि 1.1 में, जो 1.1 में हम लोग सॉल्व कर रहे थे नंबर 8वां, तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे। सवाल को एक बार फिर से आपका पुनरावर्तन कर देते हैं। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे 1.1 का 7वां सवाल जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है सवाल, वह दिया है कि 99x प्लस 101y बराबर 499। दूसरा दिया है 101x प्लस 99y बराबर 501। अब इसमें आपको पहचानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण अगर पूछेगा इसके अंदर तो अदला बदली वाले ही पूछेगा, दूसरा नहीं पूछेगा, क्योंकि ऊपर के सारे समीकरण कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, जब स्थान परिवर्तन या अंकों का अदला बदली करके इस समीकरण दिया रहे तो आपको एक बार उसको जोड़ना है और दूसरी बार घटाना है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस समीकरण 1 और 2 को हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो जोड़ने पे जो हमको प्राप्त होता है वह होता है कि 99x प्लस 101y बराबर 494 फर्स्ट समीकरण, और 101x प्लस 99y इक्वल टू 501 सेकेंड समीकरण। अब इनको हम लोग जोड़ देंगे तो 499 और 501, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। और 101 और 99 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 200। तो y है तो 200y, और 99x 101x, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 200x आता है। अब हम लोग इसको जो हमको मिला है 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000, उसको क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप देंगे। संक्षिप्त रूप देने के लिए हम लोग हर एक पक्ष में 200 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 200 से भाग देंगे तो 200 कैंसिल हो गया, यहाँ भी देंगे तो कैंसिल हो गया, और इसमें अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो हम लोग को जो समीकरण नंबर तीसरा मिल गया, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे बचा x, यहाँ पे y, और यहाँ पे 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ए हम लोग को समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब यही क्रिया में हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे,
घटा देंगे। तो घटाने पे जो हमको समीकरण मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 फर्स्ट, और 101x प्लस 99y बराबर 501 is second। अब यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि जब भी घटाने की क्रिया की जाती है, समीकरण के चिन्ह जो होते हैं वह चेंज हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, यहाँ पे प्लस था तो ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस, चिन्ह इसके चेंज हो जाते हैं, वह ध्यान में रखना है। तो अब 499 माइनस 501 दिया हुआ है, तो इसमें से हम कैंसिल कर देंगे, तो 501 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे -2 लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो 101 प्लस है, वो ज्यादा है, तो प्लस, और 101 में से 99 घटा दिए तो 2, और यहाँ पे माइनस चिन्ह किसके पास है, 101 के पास है, तो 101 ज्यादा है तो चिन्ह लगेगा माइनस का, और उसमें से घटा देंगे 101 में से 99 तो आएगा 2x, तो यहाँ पे -2x प्लस 2y बराबर -2। अब यहाँ पे 2 से हम लोग ने सब में भाग दे दिया है, यहाँ पे 2 से भाग दे दिया है, तो क्या बचेगा, -x प्लस y बराबर -1। ये हम लोग का समीकरण नंबर चौथा। अब हमको दो समीकरण मिले, एक समीकरण 3 और एक समीकरण 4। तो मैंने क्या बोला था कि समीकरण 3 और 4 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x और y का मान हमको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। तो देखिए, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, हम लोग का समीकरण पहला प्राप्त हुआ था x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण था, और -x प्लस वाई बराबर -1 ये तीसरा और चौथा समीकरण है। तो जब हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं -x और +x है, तो -x और +x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2y, और 5 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ पे बचा 4, इसलिए y बराबर 4/2, भाग दे दो, y का मान आ गया 2। अब y का मान किसी भी समीकरण में 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में रख करके हम लोग x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो y बराबर 2 यह समीकरण 3 में हमने मान रखा है। अब समीकरण 3 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, यह था हमारा समीकरण नंबर 3, x प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें हम लोग ने y का मान रख दिया है 2, तो y की जगह पे हम लोग जब 2 रखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि x प्लस 2 बराबर 5, इसलिए x बराबर, अब ये 2 इधर पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 2 बराबर 3। तो हम लोग को समीकरण का हल मिल गया है, x का मान आया है 3 और y का मान आया है 2। बस, और सिर्फ इतना ही करना है इसमें, और ये जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 नंबर से कम यह नहीं आएगा, या कभी कभी क्या करते हैं कि 1 नंबर या 2 नंबर में देते हैं, तो समीकरण दिया रहेगा, सिर्फ आपको वहां पे x प्लस वाई या x माइनस वाई पूछा रहेगा, मतलब सिर्फ जोड़ के बताओ या घटा के बताने वाला। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें ये सवाल नंबर 8वां दिया है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। इस सवाल को आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम ऐसे ही करना है, एक बार जोड़ो और दूसरी बार घटाओ, जोड़ने पे जो समीकरण प्राप्त होता है और घटाने से जो समीकरण प्राप्त होता है, दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे कि युगपत समीकरण का उपयोजन, जो 1.5 में सवाल है, हम लोग ने निश्चयक का मान ज्ञात करना और ग्राफ अपने आलेख विधि से समीकरण सॉल्व करना कल देखा था, और क्रैमर नियम के बारे में कल पढ़ाई किया था, तो उसको आज हम लोग नहीं लेंगे। आज आपको मैंने 1.1 का 7वां सवाल बताया, 8वां आप खुद से करेंगे। और 1.5 में जो कि शाब्दिक प्रश्न दिए हुए हैं, उस तरह के या किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आयु आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, भिन्नात्मक संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्थिक व्यवहार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, समय, वेग, दूरी, गति, इन आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि और भूमितीय आकृतियों के गुणधर्म के आधार पर, तो
ये जो 5 तरह के या 6 टाइप के जो चीजें दी हुई है, उसमें आपको शाब्दिक प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न दिए रहेंगे। और ये 9th क्लास में भी हमने किया हुआ है, 9th क्लास में भी किया है। इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है यह है कि आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। का समीकरण अगर आपने प्रश्न पढ़ के से बना लिया तो फिर जैसे हम समीकरण सॉल्व करते हैं उसमें कुछ अलग और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, समीकरण को बनाना है। अगर समीकरण सही बन गया हैं तो कुछ सब इस पे आधारित ये सवाल दिया रहेगा और समीकरण को कैसे हम लोग बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो इसमें बच्चों देखो 1 अभी मैंने आपको बोला कि संख्या आधारित प्रश्न हुआ है जो कि संख्या पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो और जैसे जैसे शर्तें दी गई हैं उसके अनुसार ही आपको समीकरण बनाना है। पहला सवाल दिया हुआ है संख्याओं का अंतर 3 है। अब ये हम लोग 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी दो संख्याओं का अंतर पूछे -5 बराबर 3, अंतर अर्थात हम लोग को माइनस रहता है और योगफल पूछेगा तो प्लस रहता है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे अगर आपने समीकरण अगर इसको मान लिया कि माना वे संख्याएं x और y है तो दो संख्याओं का अंतर तो x माइनस वाई 3, यहीं से बन जाएगा एक समीकरण। दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा इसमें क्या दिया है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल। अब देखिए यहाँ पे अंतर पूछा था, यहाँ पे अंतर पूछा था और यहाँ पे योगफल पूछा है। बस यही 2 समीकरण हमको बना लेना है और समीकरण बनाने के बाद जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बैलेंस करके संतुलित करके वैसे समीकरण को सॉल्व कर लेना है। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर -3 है और दूसरा कंडीशन दिया है यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग जब ये सवाल सॉल्व करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। यह हम लोग मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। तो पहली शर्त के अनुसार जो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर 3 है तो हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 3। ये हम लोग का समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, एक हो गया, एक समीकरण बन गया। अब बड़ी संख्या का 3 गुना, तो बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ पे x माना था, तो बड़ी संख्या का 3 गुना तो x का 3 गुना क्या हो गया 3x। और छोटी संख्या का 2 गुना, तो छोटी संख्या हमारी क्या थी यहाँ पे y थी, तो y का 2 गुना क्या हो जाएगा 2y। अब इन दोनों का योगफल क्या बोला है 19, तो हम लोग को दूसरा समीकरण भी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा कि दूसरी शर्त के अनुसार 3x प्लस 2y बराबर 19। अब एक समीकरण ये है x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण ये है 3x प्लस 2y बराबर 19। तो इस समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 में x माइनस वाई है, मतलब y के जगह पे ऋण चिन्ह है, और दूसरे समीकरण में 3x प्लस 2y है, वहां प्लस चिन्ह है। तो अगर हम लोग 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे तो y क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, उसको सॉल्व करना हमको आसान होता है। इसलिए y का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो सारे पक्षों में, समीकरण 1 के सारे पक्षों में 2 का गुणा करते हैं, तो वहां पे जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो हमको जो समीकरण प्राप्त होता है वह मिलता है 2x माइनस 2y बराबर 6। यह समीकरण प्राप्त होता है। वहां पे x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ था, तो x में गुणा किए 2 का 2x, y में किए तो 2y और 3 में किए तो 6। तो ये समीकरण नंबर हमने उसका नाम दे दिया 3। आप समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 3x प्लस 2y बराबर 19, यह समीकरण 2 था हमारा, और 2x माइनस 2y बराबर 6, यह समीकरण 3 था। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो गया, 19 प्लस 6
कितना हो गया 25, तो यहाँ पे 25 आ गया, और 3 2 5x, तो 5x बराबर 25, इसलिए x बराबर 25/5, इससे डिवाइड कर दिए तो x का मान आ गया 5। अब किसी भी समीकरण में आप x का मान रख लो, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने समीकरण एक में x का मान रखा हुआ है, तो समीकरण एक में जब हम लोग ने यहाँ पे x का मान रखा है, तो समीकरण एक क्या दिया हुआ था, x माइनस वाई बराबर 3। अब वहां पे हम लोग ने क्या निकाला, x का मान 5, तो यहाँ x के जगह पे हम लोगों ने 5 रख दिया है, तो 5 माइनस वाई बराबर 3, इसलिए माइनस वाई बराबर, अब 5 इधर जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5, माइनस ज्यादा है तो इसमें से घटा दिए, तो यहाँ पे बचा 2, माइनस ज्यादा है इसलिए -2, तो माइनस वाई बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 2। ये हम लोग का आंसर आ गया कि जो x का मान आया है वह कितना आया 5, और y का मान जो आया 2, तो बड़ी संख्या का मान 5 आया और छोटी संख्या का मान 2, और दोनों का अंतर आप लोग उत्तर भी मिला सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 3 दिया है, तो 5 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3। इस तरह से हम लोग अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। तो पहला सवाल बहुत ही आसान था इसमें, और मुझे तो लगता है कि सवाल आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए कि दो संख्याओं का अंतर 3 था, और बड़ी संख्या के दुगुने और दो छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 था। इन दोनों को हम लोग ने सॉल्व किया। बढ़ते हैं बच्चों अगली सवाल की तरफ। इसमें ही सवाल नंबर दूसरा दिया हुआ है, सवाल नंबर तीसरा सॉरी, आयु आधारित। जैसा कि मैंने आपको बोला कि संख्या आधारित प्रश्न पूछेगा, आयु आधारित प्रश्न पूछेगा, भूमिति आकृति के ऊपर आधारित प्रश्न पूछेगा। तो अब इसमें एक सवाल है, यह आयु आधारित प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पे हम लोग सवाल देखते हैं कि सवाल दिया हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 आता है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है, यह हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, और पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 95 प्राप्त होता है। तो दोनों कंडीशन में सिर्फ दूसरे की आयु को परिवर्तित किया है, मतलब पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ना है, और दूसरे वाले में पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ना है। तो हम लोग समीकरण बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, यह हम लोग ने मान लिया। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ था कि पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना। अब पुत्र की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, y वर्ष, और इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पे हम लोग ने पहली शर्त के आधार पर यह समीकरण बनाया, x प्लस 2y बराबर 70, मतलब इन दोनों का योगफल कितना था 70 था। तो x प्लस 2y बराबर 70, ये हम लोग का समीकरण एक बन गया। अब वैसे ही समीकरण हम लोग दूसरा बनाएंगे, दूसरा कंडीशन दिया है। दूसरे कंडीशन में क्या दिया है कि पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पे, तो पिता की वर्तमान आयु क्या दिया हुआ है, x वर्ष दिया है, उसका दुगुना क्या हो जाएगा 2x। तो ये पुत्र की वर्तमान आयु y और पिता की वर्तमान आयु का दुगुना 2x बराबर 95, तो y प्लस 2x बराबर 95। ये हम लोग का समीकरण दूसरा बन रहा है, तो इसको हम लोग सही रूप में लिख लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 95। यह समीकरण दूसरा मिल गया। पहला समीकरण हम लोग को क्या मिला था, x प्लस 2y बराबर 70, और दूसरा मिला था 2x प्लस वाई बराबर 95। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2x है और ऊपर समीकरण में सिर्फ x है, तो x का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में 2 से हम लोग गुणा करेंगे। तो वहां पे जब 2 का गुणा करेंगे तो x में करेंगे तो 2x हो गया,
और 2y में करेंगे तो 4y हो गया, और 70 था, 70 का दुगना 140। तो ये गुणा करने पर हम लोग को समीकरण नंबर, इसको नाम दे देंगे हम लोग थर्ड, तीसरा समीकरण ये प्राप्त हुआ, 2x प्लस 4y बराबर 140। और समीकरण नंबर दूसरा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 95। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ इसका x का गुणांक तो सेम है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए वो घटाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो हम लोग का समीकरण 2 है, 2x प्लस वाई बराबर 95, यह समीकरण नंबर 2 है। और 2x प्लस 4y बराबर 140, यह समीकरण नंबर हमारा 3 था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जब भी घटाना रहता है तो उसके नीचे के जो चिन्ह होते हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ प्लस 2x था तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे -2x, प्लस 4y था तो -4y, और ये प्लस 140 कोई चिन्ह नहीं रहता है, अर्थात धनात्मक रहता है, तो यहाँ पे -140। अब इसको हम लोग घटा देंगे यहाँ पे, तो 140 में से 95 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 45। अब यहाँ पे चिन्ह हमने लगाया है ऋण का, माइनस का, क्योंकि -140 है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह लगाया हुआ है माइनस का। अब यहाँ देखते हैं -4y प्लस वाई है, तो 4y में से एक y घटा देंगे 3y, लेकिन यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, -4y है, तो यहाँ पे -3y। और यह जो 2x और -2x ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको जो समीकरण मिलता है -3y बराबर -45, ये माइनस चिन्ह यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 3y बराबर 45 है, इसलिए y बराबर 45/3, इसको भाग दे देंगे तो हमको y का मान मिल गया 15। y का मान अर्थात कि पुत्र की वर्तमान आयु आ गई हमारी 15 साल। अब y का मान किसी भी समीकरण में, चाहे 1 में, चाहे 2 में या 3 में, कहीं भी रख करके हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में मैंने यहाँ पे y का मान रखा हुआ है, तो समीकरण 1 जो हमारा था वह था x प्लस 2y बराबर 70, ये हम लोग का समीकरण नंबर फर्स्ट था। अब इस समीकरण में y का मान रखा है, y का मान कितना मिला था, 15, तो x प्लस 2y के जगह पे 15 बराबर 70, 15 दूना 30, x प्लस 30 बराबर 70, इसलिए x बराबर 30 वहां जाके माइनस हो जाएगा बराबर के दूसरे साइड, तो 70 माइनस 30 बराबर आ गया यहाँ पे 40, तो x बराबर 40। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पिता की जो वर्तमान आयु है वह कितनी हमको मिली, 40 वर्ष, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह कितना आया, 15 वर्ष। तो समीकरण, सवाल को सिर्फ आपको पहचानना है, उससे समीकरण बनाना है। अगर समीकरण सही बनेगा तो ही हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और समीकरण बनाना भी बेहद आसान है। इस सवाल में जैसा कि हम लोग ने देखा था कि सिर्फ पिता की वर्तमान में दुगना जोड़ा था, और पुत्र की वर्तमान आयु में वर्तमान आयु का दुगना। समीकरण को जब हम मान ले कि मान वर्तमान आयु पिता की x है, पुत्र की वायु है, तो उसका दुगुना हम लोग पिता की वर्तमान आयु करेंगे, उसका दुगुना 2x, और पुत्र का वर्तमान आयु 2। तो समीकरण आना बेहद आसान लगता है, और एक समीकरण बन गया तो हम लोग समीकरण जैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। तो अगला सवाल भी इसमें है, और है प्रश्न संग्रह, ये सवाल दिया हुआ है, जो सवाल लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे भिन्न आधारित या आकृति आधारित आत्मक प्रश्न है, ये 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है 5.2 में। तो देखते हैं इसमें यह चौथा सवाल दिया हुआ है कि किसी भिन्न का हर उसके दुगने से 4 अधिक है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। किसी भिन्न का हर उसके दुगने से 4 अधिक है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो।
तो इसमें सबसे पहले आपको यह है फाइंड आउट करना है कि कौन सी पहला कंडीशन क्या है और दूसरा कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं कि पहली ही लाइन का दुगने से चार अधिक है। आपको दुगना अधिक करना पता है कि जो भी संख्या मानेंगे उसका दुगना अर्थात उसमें 2 का गुणा करना है, और 4 अधिक है तो +4 कर देना है, 5 अधिक है तो +5 कर देना है। तो हमारा इसमें जो पहला समीकरण प्राप्त होगा कि पहले भिन्न का तथा हर y, जैसे पहले हम लोग मान लिया कि भिन्न का जो अंश है वह x है तथा जो हर है वह y है। तो y अर्थात हर, अंश दुगुना, अंश दुगुना मतलब अंश कितना है, x कितना होगा 2x, कितना है मतलब +4, तो y बराबर हो जाएगा 2x+4। अब इसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे अर्थात x और y जो चरांक है उसको एक जगह लिखेंगे, तो 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो -2x + y = 4। यह हम लोग का समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। तो पहला कंडीशन, पहले शर्त के आधार पे हमने समीकरण 1 फाइंड आउट कर लिया। अब उसी तरह से दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है इसके अंदर, दूसरे कंडीशन के आधार पे या दूसरी शर्त दी हुई है, तो दूसरी शर्त क्या दी हुई है कि अंश और हर दोनों में से क्या करना है, हमको 6 घटाना है। तो जब अंश और हर में से हम लोग 6 घटाएंगे, तो जब हम लोग अंश मतलब x दिया है उसमें से 6 घटाएंगे तो हमारा अंश क्या हो जाएगा, x - 6, और हर हमारा y है उसमें से 6 घटाएंगे तो y - 6। तो अब बोलता क्या है कि जब उसमें से 6 घटाते हैं तो जो हर है वह अंश का 12 गुना होता है। तो हमारा 6 घटाने पे हर क्या प्राप्त हुआ है, y - 6। तो y - 6 अब अंश का 12 गुना, अंश क्या था हमारा यहाँ पे x - 6, तो इसका जब 12 गुना करेंगे अर्थात 12 का क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे, तो 12 गुणे x - 6, यहाँ पे हम लोग ने गुणा कर दिया। अब y - 6 वैसे ही रखेंगे, इसको पहले कोष्टक जो दिया है ब्रैकेट दिया उसको तोड़ लेंगे, तो x में 12 का गुणा करेंगे तो 12x हो गया, -6 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 × 72 हो गया। अब यहाँ पे चरांक को एक जगह करते हैं, तो 12x यहाँ पे प्लस था, जब बराबर किधर आया तो -12x हो गया, प्लस y अपनी जगह पे है, और इस -6 को जब हम लोग दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि -12x + y = -66, -12x + y = -66, -72 और +6 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस घट जाते हैं, तो 72 में से 6 चला गया तो हमारा बचेगा -66। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 क्या था और समीकरण 2 क्या था। तो समीकरण 1 था -2x + y = 4, और समीकरण दूसरा मिला हम लोग का -12x + y = -66। अब y का विलोपन करने के लिए, क्योंकि चिन्ह वहां पे विपरीत है, तो समान दिया हुआ गुणांक, तो y का विलोपन करने के लिए हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम लोग का समीकरण 1 था -2x + y = 4, यह समीकरण 1 था, और -12x + y = -66, ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 था। अब इसमें से घटा देंगे तो जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि -12x था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, +12 कर दिया, प्लस y था तो यहाँ पे -y, और -66 था यहाँ पे तो +66 हो गया। तो 66 और प्लस उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि +y और -y, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे +12x है और -2x है, तो 12 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 10x, इसलिए 10x = 70। तो x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x का मान हम लोग देखते हैं क्या आएगा, x = 70/2 10, कट कर देंगे तो x का मान आ गया 7।
अब इस x के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 में इसके मान को प्रतिस्थापित किया हुआ है। तो समीकरण 1 में जब इसका मान रखेंगे तो समीकरण पहला हम लोग का था -2x प्लस वाई बराबर 4। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो -2 ब्रैकेट में 7 प्लस वाई बराबर 4। 7 का -2 का गुणा करेंगे तो -14 हो जाएगा यहाँ पे। तो -14 प्लस वाई बराबर 4। अब इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। तो y का मान हमारा 18 आ गया। तो हम लोग का जो भिन्न होगा, अंश हम लोग को मिला x बराबर 7 और y का मान हम लोग को मिला 18। तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, 7/18। वह भिन्न हमारा हो जाएगा 7/18। तो हम लोग ने देखा यहाँ पे कि आयु के आधारित प्रश्न सॉल्व किए, संख्यात्मक प्रश्न सॉल्व किए, भिन्न फ्रैक्शन पे आधारित सवाल सॉल्व किए, और सारे सवालों में हम लोग ने क्या किया है, को सही रूप से आपको बनाना है। इसमें 2-3 सवाल और दिए हुए हैं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों की इसमें एक चीज और बचती है, वह है हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन, जिसमें जैसा दिया है ऑप्शन क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं रहेगा। परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में जो टेक्स्ट बुक में जैसा ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है उसके अंक जैसा दिया है वैसा ही आएगा। तो अगर इसको याद भी कर दोगे तो भी चलेगा। पर्याय आधारित प्रश्न में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। करना है, और जैसा इसमें वैसे ही पेपर में चेंजेस नहीं रहेंगे। तो इसको अगर आप लोग याद भी कर लोगे तो भी चलेगा। तो हम लोग कुछ विकल्प प्रश्न प्रश्न संग्रह 1 में देखोगे तो उसमें जो पहला सवाल दिया है वह दिया है 4x प्लस 5y बराबर 19 का आलेख खींचने के लिए x के जगह पे रखना, सॉल्व कर लेना है। अगर याद है तो डायरेक्ट विकल्प लिख देना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, विकल्प में कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं करना है, हल नहीं करना है, सिर्फ विकल्प को लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर अगर आपको नहीं समझ में आया रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। रफ पेज पे इसको सॉल्व करेंगे कि x के जगह पे 1 रखना है। तो हम लोग का समीकरण था 4x प्लस 5y बराबर 19। x के जगह पे हमको क्या रखना है, 1। तो यहाँ पे हम लोग ने 4 गुणे ब्रैकेट में 1 रख दिया बराबर 5y बराबर 19। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही आएगा। तो 4 प्लस 5y बराबर 19। इसलिए अब इस 4 को जब हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4। तो 5y बराबर 19 माइनस 4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5y बराबर जो भी लोग को सिर्फ के साथ आंसर लिखेंगे, उतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें दूसरा देखते हैं हम लोग जो दिया हुआ है, x और y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx बराबर 49, dy बराबर -63, d का मान 7 हो तो x बराबर कितना होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक क्रैमर नियम के ऊपर आधारित सवाल है, जहां पे आपको dx का मान दिया है, dy का मान दिया है और d का मान दिया है, और बोलता है कि x का मान ज्ञात करो। तो ये हमको पता है कि x का मान ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है, dx बटे d। तो हमको dx का मान दिया है 49 और d का मान दिया है 7। तो x बराबर dx बटे d कर लिया, 49/7, x का मान 7। तो हम लोग का जो ऑप्शन फर्स्ट है ए वाला, यह राइट है, ए। तो वहां पे सिर्फ अगर परीक्षा में ए भी लिख दोगे तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा, ए के साथ 7 लिख दोगे तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा। सॉल्व नहीं करना है,
तो ऐसे सिंपल प्रश्न दिया रहेगा, और अगर इसको भी याद भी कर लोगे, क्योंकि अभी सिलेबस कम कर दिया है आपको, चौथा और छठा चैप्टर निकाल दिया पूरी तरह, तो उसको पढ़ना ही, तो हम लोग को बचते कितने हैं, सिर्फ 4 चैप्टर बचते हैं। 4 चैप्टर में प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह में जो भी विकल्प के आधारित प्रश्न दिया है उसको करना है, निश्चय का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया, सारणी में दिया हुआ है यहाँ पे 5, -7, 3 और -4, यह सारणी में दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को मालूम है कि निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -4 में कर लेंगे, और फिर -7 का गुणा 3 में कर लेंगे, -7 गुणे 3। तो 5 का गुणा -4 में करेंगे तो -20, और ये 2 माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ध्यान में रखना है कि चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये +7 गुणे 3 21। अब -20 + 21, तो माइनस प्लस घट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। तो हम लोग का जो विकल्प डी दिया हुआ है यह विकल्प सही है। इसमें ही चौथा सवाल दिया है, x + y = 3, 3x - 2y = 4, इन युगपत समीकरण को हल करने के लिए डी का मान कितना होगा। तो यह भी हम लोग देखते हैं कि क्रैमर नियम के आधार पर ही सवाल है, और डी का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेंगे। x + y = 3 यह समीकरण 1 दिया हुआ था, और 3x - 2y = 4 यह समीकरण 2 दिया था। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए जैसा कि पता है कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नहीं अर्थात 1, और y का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं दिया अर्थात 1, और यहाँ पे दूसरे वाले में x का गुणांक 3 और y का गुणांक -2। तिर्यक गुणा करके हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। 1 का गुणा हम लोग कहाँ करेंगे, -2 में करेंगे, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, तो 1 - 2 -3 गुणे 1। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये -2 है, और -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3, और दो ऋण संख्याएं जब दी रहती हैं तो जुड़ जाती हैं, चिन्ह हम लोग माइनस का ही लगाएंगे। 3 और 2 5 हो गया, चिन्ह यहाँ पे माइनस का ही लगेगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर है, यार सही आंसर है। इसमें पांचवा और आखिरी विकल्प का सवाल दिया हुआ है, ax + by = c तथा mx + ny = d, इस युगपत समीकरण में यदि an नॉट इक्वल टू bm, तो दिए गए समीकरण का एक ही हल होगा, हल नहीं होगा, असंख्य हल होंगे, सिर्फ 2 हल होंगे। तो यहाँ पे सवाल तो सॉल्व करना नहीं है, इसको सिर्फ याद कर लो कि इस समीकरण का एक ही हल होगा। क्यों एक ही हल होगा मैं बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न बदले नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो 2 समीकरण लिखा है। पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है 7x + 2y = 3, यह समीकरण 1 है। 7x + 3y = 4, ये समीकरण 2 है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 समीकरण लिखा है। इन 2 समीकरण में यदि जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x का गुणांक क्या है, दोनों में x के गुणांक और y के गुणांक को लिखेंगे। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 7, तो हम लोग ने यहाँ पे कर दिया a1 = 7, और दूसरे में भी x का गुणांक क्या है, 7, तो a2 बराबर भी 7 है। फिर यहाँ पे y का गुणांक अर्थात b1 वह 2 है, और यहाँ पे y का गुणांक दूसरे में 3 अर्थात b2 = 3। तो जब यह दोनों बराबर रहे, मतलब a1/a2 बराबर रहे b1/b2, क्या ये बराबर है क्या, तो हम लोग देखते हैं कि 7/7 = 2/3, तो 7/7 = 2/3 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है, यह बराबर नहीं है। तो जब यह बराबर ना रहे तो उसका हल एक ही हल होता है, और जब यह बराबर रहे या तीनों चीजें बराबर रहे तो उसके असंख्य हल होते हैं, और का एक भी हल नहीं होता है। तो अभी जो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ था वह समीकरण हम लोग देखते हैं कि विकल्प में पूछा था ax + by = c
और mx प्लस ny बराबर d, ऐसा दिया हुआ था। तो हम लोग देखते हैं x के बगल में यहाँ पे a है और यहाँ पे x के बगल में m है, तो a बटे m, और y के बगल में यहाँ b था और यहाँ पे n था। y a बटे m नॉट इक्वल टू b बटे n, मतलब a दिया हुआ यहाँ b दिया, तो दोनों बराबर नहीं है। तो यह जब बराबर नहीं है तो उसका हल हमेशा क्या होगा, एक ही हल होगा। इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं कि जब बराबर नहीं होते हैं तो जब ग्राफ बनता है तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है। देखो यह जो हमारा दिया रहता है यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव संख्या है। तो जब ग्राफ बनता है तो एक किसी बिंदु पर इसको प्रतिच्छेदित करता है, तो इसका एक ही हल होता है। लेकिन जब सब कुछ समान होते हैं, जब बराबर होती है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वह एक ही लाइन पे रिपीट जाती है, तो उसके असंख्य हल होते हैं। और जो जिसका एक भी हल नहीं होता है, तो जो ग्राफ बनता है वो दोनों तिर्यक रेखाएं क्या होती, समांतर होती है, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो यहाँ पे इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसको आपको ना तो सॉल्व करना है, सिर्फ समझ लेना है कि यह अगर विकल्प का प्रश्न आएगा तो इसमें एक ही हल होगा, यह ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो बच्चों आज हम लोग ने देखा कि 1.1 के 7वां 8वां सवाल देखा, हम लोग ने 1.5 के सवाल कुछ किए, हम लोग ने विकल्प आधारित प्रश्न किया, और कल आप लोगों ने क्रैमर निश्चय याद करना और आलेख विधि से सम सॉल्व करना देखा था। तो इस पहले चैप्टर में बस इतना ही आपको प्रिपेयर करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। हाथ उठाओ बेटा, पूछना है कुछ तो। अमृत दमाई, माइक चालू करो। सर इसका पीडीएफ भेज देना ना। हाँ बेटा, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और 1-2 दिन में यूट्यूब आप लोग सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाता है, तो यूट्यूब हाँ में भी सर, देख सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, कोई डाउट रहेगा, किसी को कुछ डाउट रहे तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, और कुछ?